हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, टर्म 2 सिलेबस की आज हम शुरुआत कर रहे हैं और जो मैं फर्स्ट चैप्टर आपको करवा रहा हूँ दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने लास्ट वीडियो में आपको आपका कंप्लीट सिलेबस बताया था, हर एक चैप्टर की वेटेज कितनी है और मैं इस चैनल के थ्रू आपको कैसे पढ़ा दूंगा, राइट। तो देखिए यहाँ आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं जो कि बहुत सिंपल चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री टर्म 1 में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बेसिक जो डेफिनेशन होती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, बस वो हमें पता होनी चाहिए, दैट यू नो वेरी वेल। उसके लिए हमारे पास एक सेंटेंस भी है जो बड़े बार बच्चे यूज़ करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और क्या है? सोना चांदी तोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये बेसिक डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। एस फॉर होता है साइन। तो साइन का जो बेसिक डेफिनेशन है, दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर होती है साइड अपोजिट टू द एंगल, जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ आपने लिया होता है। सी फॉर होता है कॉस। तो कॉस का जो बेसिक डेफिनेशन है, दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस होता है एडजेसेंट साइड टू दैट एंगल जो आपने रेशो के साथ लिया होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ लिया होता है। टी फॉर टैन, और टैन का जो बेसिक डेफिनेशन है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको बस ये तीन रेशियोज का बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए और इन तीनों का जो रेसिप्रोकल है वो तो आपको पता ही है। साइन का जो रेसिप्रोकल है दैट इज व्हाट? कोसेक। तो कोसेक का डेफिनेशन, बस इसको डिनोमिनेटर टू न्यूमिनेटर रीड करो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज सेक। तो सेक का जो डेफिनेशन बढ़ेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड द टैन का रेसिप्रोकल इज कॉट। तो कोई भी रेशियो हम यूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, हमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज द कॉट। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको पता है, तो इनको कैसे अप्लाई करना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, कैसे इनका यूज है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें आप एक्चुअली क्या करोगे, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। आपको इसमें क्या करना है कि आपको कोई आपको स्टेटमेंट सम करने हैं मैक्सिमम, मतलब इसमें स्टेटमेंट सम ही है 101%, ये स्टेटमेंट सम ही है, ठीक है ना। कोई इसमें ऐसा नहीं कि कोई टर्म आपको गिवन है, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, नो। वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट सम है। आपको स्टेटमेंट पढ़ के आपको एक डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम के अंदर एक सिंगल राइट ट्रायंगल बनेगा जहां फिर दो राइट ट्रायंगल बनेगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें 3 राइट ट्रायंगल्स बनती हैं, लेकिन 3 राइट ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में से डिलीट है क्योंकि सिलेबस रिड्यूस किया था। तो इस चैप्टर में से जो रिड्यूस किया गया है वो यही रिड्यूस किया गया है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा जिसमें 3 राइट ट्रायंगल बन रही होंगी। मैक्सिमम 2 राइट ट्रायंगल तक आपका क्वेश्चन जाएगा। ओके, जैसे एक सिचुएशन हम दे देते हैं कि आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हो, ठीक है। बिल्डिंग थोड़ी टेढ़ी बन रही है, इसको सीधा बनाते हैं। आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हो, ठीक है। ये आगे बिल्डिंग, लेट दिस इट्स नेम इज ए बी, और यहां पर आप हो इसके बिल्कुल सामने ग्राउंड पे, और ये आप हो पी, और आप इस बिल्डिंग को देख रहे हो, टॉप ऑफ द बिल्डिंग आप देख रहे हो लाइक दिस। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कितने डिस्टेंस पर आप खड़े हो बिल्डिंग से, वो डिस्टेंस होगा। तो अगर आपको ये एंगल कंफर्म हो जाए कि एंगल कितने डिग्री का है, और आउट ऑफ दीज 3 साइड्स, जो भी राइट ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, इन तीनों साइड में से अगर आपको एक कोई साइड पता चल जाए तो आप रेस्ट ऑफ द 2 साइड्स फाइंड कर सकते हैं। मानो आपको ये बेस पता चल गया, सर आप 10 मीटर की दूरी पर खड़े हो, तो आप इस बिल्डिंग का हाइट फाइंड कर सकते हो। तो इस चैप्टर को हम हाइट्स एंड डिस्टेंस का नाम भी देते हैं क्योंकि इसमें हम ज्यादातर हाइट फाइंड कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंसेस फाइंड कर रहे हैं, तो इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेन आपको इसमें यही करना है, कभी बिल्डिंग की हाइट, कभी टावर की हाइट, कभी रिवर की कोई बिड्थ निकालनी, कभी कोई रोड पे की बिड्थ निकालनी है, कभी हमें किसी ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। अब वो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए आपको 2 बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंड सेकंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिटेल में अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं। इसमें भी थोड़े से बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, खासकर एंगल ऑफ डिप्रेशन में, तो आप इसको अच्छे से समझो। और आज के लेक्चर में मैं आपको खुद से 3-4 एग्जाम्पल्स बताऊंगा। अगर आप उन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से समझ आते हो तो आपके एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 9 है
उसके सभी क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स आप खुद ही कर सकते हो आराम से। सिर्फ आप आज की 3-4 एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करना है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे बच्चे, एलिवेशन का मतलब आपको पता है। एलिवेशन होता है कि जब आप एक पोजीशन पर खड़े हो और आप उस पोजीशन से आप ऊपर देख रहे हो, हाइट में देख रहे हो, ठीक है, यानी आपकी जो गर्दन है वो ऐसे होती है, एलिवेशन। तो वहां पर एक एंगल क्रिएट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, और आपकी जो आई साइट होती है उसके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। डायग्राम से समझाता हूं मेरे बच्चे। ये फिर से हम कोई बिल्डिंग बना लेते हैं, ए बी इज अ बिल्डिंग, और आप इस बिल्डिंग के सामने खड़े हो, आपकी पोजीशन है पी। आप इस पोजीशन से, आपकी आई साइट ऐसा समझ लो, आप यहां से टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहे हो। तो ये जो मैं लाइन बना रहा हूं एलिवेशन वाली, दिस इज योर आई साइट, ठीक है, ये आपकी नजर है, इसके थ्रू आप ऐसे देख रहे हो। अब ये वाली रे और हॉरिजॉन्टल लाइन, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन में कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं, सुनो। ये लाइन तो उनको समझ आ जाती है, पी ए, ये लाइन तो समझ आ जाती है सर, एलिवेशन वाली लाइन हमारी आई साइड, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके साथ जिसने एंगल बनाना है दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो मैंने यहां पर अभी पीबी बनाया। तो कई बार स्टूडेंट्स इस पी को इस तरह बनाते हैं, इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को दूसरी तरफ बनाते हैं, अपोजिट साइड बना देते हैं, और बोलते हैं सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये भैया गलत है। इसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, आप जिस तरफ देख रहे हो उसी तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचना है। जैसे सपोज करो आपके सामने ये बिल्डिंग थी, ठीक है, और आप देख रहे हो इस साइड। ये कौन सी साइड हो गया, आप राइट साइड देख रहे हो, राइट साइड, यू आर लुकिंग एट द राइट साइड। एलिवेशन जो बना रहे हो वो राइट साइड बना रहे हो। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, वो भी राइट साइड ही खींचनी, बस ये ध्यान रखनी। तो ये इन दोनों रेस के बीच में जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंगल बेस में बनता है, ठीक है, राइट ट्रायंगल का जो बेस होता है वहां बनेगा ये। तो हमेशा इस तरह से जब आप पिक्चर बनाएंगे तो एक राइट ट्रायंगल आपको मिलेगा। अब इसी राइट ट्रायंगल में ये एंगल आपको गिवन होता है और एक कोई साइड पता चल जाती है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके आपको दूसरी साइड फाइंड कर लेनी है। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपने गलत बना दिया, आपने रे इस तरफ खींच दी, जो आपने इसी तरफ खींचनी, तो ये एंगल ही आप गलत ले लो, तो राइट ट्रायंगल के अंदर आप कभी जा ही नहीं पाओगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको यही याद रखना है कि जिस तरफ आप देख रहे हो उसी तरफ आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाना है। अब मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करता हूं। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में आप जिस पोजीशन पर भी हो, आप उस पोजीशन से डाउन नीचे की तरफ देख रहे हो, तो आपकी गर्दन ऐसे हो जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। एलिवेशन में गर्दन ऐसे ऊपर को जाएगी और डिप्रेशन में ऐसे नीचे को आएगी, और जिस तरफ आप देख रहे हो उसी तरफ हॉरिजॉन्टल रे बनाना, हॉरिजॉन्टल लाइन उसी तरफ बनाना जो लाइन की दूसरी, जो एंगल की दूसरी रे चाहिए होती है। सपोज करो ये कोई बिल्डिंग है, लेट इट्स नेम इज ए बी, और आप इस बिल्डिंग के टॉप पे बैठ गए, यहां पर आप बैठे हुए और आप नीचे कहीं ग्राउंड में देख रहे हो, लेट इट्स नेम इज सी, पी पॉइंट। आप इस पी पॉइंट को देख रहे हो, तो आप यहां से नीचे देख रहे हो, तो आपकी आंखें ऐसे नीचे होंगी, गर्दन ऐसे झुकी होगी, तो दिस इज आई साइड, ठीक है। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ लेते हैं, ये गलत है। जो डिप्रेशन वाली लाइन है, जहां जो एलिवेशन लाइन है, वो राइट ट्रायंगल का हमेशा हाइपोटेन्यूज बनेगा, और जो आपको दूसरी रे बनानी होती है एंगल के लिए, जो हॉरिजॉन्टल रे बनानी होती है, वो उसी तरफ खींचनी है जिस तरफ आप देख रहे हो। तो ये वाली रे तो कभी नहीं हो सकती ए बी डिप्रेशन एंगल के लिए, आपको यहां पर ऐसे रे खींचनी पड़ेगी। तो ये जो एंगल मैं बना रहा हूं यहां पर, ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब कई बच्चे दूसरी तरफ रे खींच देंगे, इस तरफ, बोलेंगे सर ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। नो, आप जिस तरफ देख रहे थे, आप डिप्रेशन में किस तरफ देख रहे हो, ए से पी को देख रहे हो ना, ए पोजीशन से आप पी को देख रहे हो, तो आप किस तरफ देख रहे हो, अपनी राइट साइड। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है वो राइट साइड ही खींचनी है, लेफ्ट साइड मत खींचना, वो गड़बड़ हो जाएगा, और ना ही इस रे को समझ लेना। तो एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, हॉरिजॉन्टल रे रहेगी, और एक आपकी स्लांट वाली, स्लोप वाली लाइन रहेगी। इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एलिवेशन होता है जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, और डिप्रेशन होगा जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है
तो समझो यार क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशंस भी मैंने यहाँ लिख रखी है, आप इसको रीड कर सकते हो, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। द लाइन ऑफ साइट, वो जो हाइपोटेन्यूज वाली लाइन है, स्लो वाली लाइन। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। कि आप यहां पर हो, आप ऊपर देख रहे हो, तो ये आई साइट होगी आपकी, ठीक है। द लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको समझा दिया। ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट है ना, हाइपोटेन्यूज वाली ये लाइन, स्लो वाली लाइन। विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, दैट इज द इन दिस केस व्हेन वी रेज अवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। मतलब एलिवेशन में आपको हेड को ऊपर उठाना पड़ता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनानी भाई, उसका ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, मेन पंगा ही बच्चे यही करते हैं। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बारी आती है ना, जिस तरफ आप देख रहे हो उस तरफ नहीं वो हॉरिजॉन्टल बनाते, दूसरी तरफ बना देते हो, या फिर वर्टिकल लाइन को आप ले लेते हो दूसरी रे एंगल बनाने के लिए। ऐसा नहीं करना, हॉरिजॉन्टल लाइन उसी तरफ खींचनी है जिस तरफ आप देख रहे हो। राइट साइड देख रहे हो तो राइट साइड खींचनी है, अगर आप लेफ्ट साइड देख रहे हो तो लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी एंगल बनाने के लिए, ठीक है, चाहे वो एलिवेशन हो चाहे वो डिप्रेशन हो। तो यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी डेफिनेशन दे रखा है, इसको आप समझे। द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, जब हमें हेड को नीचे करना पड़े उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ओके डियर, तो ये है बेसिक कुछ डेफिनेशंस। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं जिससे आप पूरे चैप्टर को एकदम डिटेल में समझ जाओगे। कुछ ही एग्जांपल से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो। हम कोई सिचुएशन अराइज कर लेते हैं कि कोई हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट सम दे रखा है, ठीक है। हमें बोला गया है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है और एक बच्चा यहाँ पी पोजीशन पर और इस बिल्डिंग को देख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन उसने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बना दिया 30 डिग्री। तो जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, हमेशा राइट ट्रायंगल बनेगी, तो ये मैंने बना दी राइट ट्रायंगल। तो ये उसकी आई साइड हो गई, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और हमेशा राइट ट्रायंगल बनेगी, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इस पोजीशन को ए रख लो, इसको आप बी रख लो। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़ा है, इट इज गिवन, एंड लेट दिस इज 5 मीटर। तो उसने बोल दिया यार इस बिल्डिंग की हाइट बताओ, लेट इट बी h। एंगल 99% क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 99% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें एंगल ये गिवन होगा, ठीक है। 99% क्वेश्चन में ये एंगल गिवन होगा, और 99% क्वेश्चंस में ही ये राइट ट्राइंगल के अंदर, नॉट 99% साइड्स के केस में, लगभग 80% क्वेश्चंस में आपको ये साइड गिवन होगी, किसी भी राइट ट्राइंगल की कंप्लीट साइड पता होगी। 20% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसे राइट ट्राइंगल में कंप्लीट साइड नहीं पता होगी। अब ये क्या मतलब है कंप्लीट साइड नहीं पता, वो मैं एक सेकंड एग्जांपल में समझाता हूं। यहां पर आपको ये 5 मीटर डिस्टेंस पता चल गया जो कि राइट ट्राइंगल की कंप्लीट साइड है, बीपी इज द बेस ऑफ दिस राइट ट्राइंगल। तो आपको ये एच फाइंड करना है, कुछ भी नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखे। आप इसके अंदर ये देखो आपको फाइंड क्या करना है और आपको गिवन क्या है, दो चीजों पे ध्यान देना। आपको फाइंड क्या करना है, आपको गिवन क्या है। आपको फाइंड करना है अपोजिट टू 30 डिग्री वाली साइड, जिसको आप बोलेंगे परपेंडिकुलर, और आपको गिवन क्या है, साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल जो गिवन एंगल है। तो यानी हाइपोटेन्यूज का कहीं रोल ही नहीं है। तो जब हाइपोटेन्यूज का रोल ही नहीं है तो आपको 4 रेशियोज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना साइन ना कॉस ना इनके 2 रेसिप्रोकल। इन 4 रेशियोज को आपने अप्लाई नहीं करना, इन चारों में हाइपोटेन्यूज आता है। तो यहां पर जो बात हो रही है फाइंड करने की, जहां गिवन की, वो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में चल रहा है सिस्टम। अब ये बताओ परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन सी रेशियो बनाती है? 2, एक टैन दूसरा कॉट। तो चाहे आप टैन रेशियो इसमें अप्लाई करो चाहे कॉट रेशियो अप्लाई करो, कोई भी रेशियो अप्लाई करके आप एच को फाइंड कर सकते हो, हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड कर सकते हो। तो टैन से ज्यादातर बच्चे कंफर्टेबल होते हैं तो हम टैन रेशियो यहां पर अप्लाई करेंगे। इन दिस राइट ट्राइंगल आई एम राइटिंग टैन थीटा। तो थीटा मेरा 30 डिग्री है, अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं टैन इस राइट ट्राइंगल में। तो टैन का डेफिनेशन साइड अपोजिट टू द एंगल जो कि ए बी है, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल जो कि बीपी है, परपेंडिकुलर बाय बेस इसको आप बोल सकते हो। अब यहां पर वैल्यूज डाल दो, जैसे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, ए बी का वैल्यू सर एच जो कि फाइंड करना है, बीपी सर 5। व्हाट इज टैन 30 डिग्री? सर इट इज 1/√3।
एंड व्हाट इज एच, सर ये तो फाइंड करना है, करो फाइंड। तो ये क्लास 6 का एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट एच। तो भैया 5 उधर चला गया, 5/√3, आप इसको रैशनलाइजिंग कर सकते हो। तो 5√3/3, √3 का वैल्यू डाल सकते हो, 1.73 मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो, आपको एच मिल जाएगा कंप्लीट। दैट्स ऑल। ये हो गया एक बेसिक क्वेश्चन। 80% क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में इसी तरह के। एग्जाम्पल्स ले लो, चाहे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ले लो, 80% क्वेश्चंस आपके इसी तरह के हैं। एक बेसिक क्वेश्चंस हैं, एक एंगल पता होगा, कंप्लीट साइड पता होगी, रेशो अप्लाई करना है, वो आपको देखना पड़ेगा कौन सी रेशो हमें अप्लाई करनी है। ओके डियर, अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये हाइपोटेन्यूज ढूंढने के लिए भी बोल सकता है। अब देखो बेस तो पता था और परपेंडिकुलर भी हमने निकाल लिया, तो हाइपोटेन्यूज आप फाइंड कर सकते हो, चाहे आप साइन रेशो लगाओ, चाहे आप कॉस रेशो लगाओ। अब मानो मैं यहाँ पे कॉस का वैल्यू, कॉस रेशो अप्लाई करता हूँ, तो कॉस का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस? साइड एडजेसेंट टू एंगल। तो थीटा के एडजेसेंट कौन है? बीपी, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? एपी। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे निकल जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू, सर कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब ये वैल्यूज वगैरह आपको याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको आता है बनाना। cos 30 is √3/2, BP that is 5, AP we have to find। तो AP you can find now, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AP उधर चला गया, 5 × 2 डिवाइड बाई √3। इसको भी आप रैशनलाइजिंग कर सकते हो, 10/√3 वैसे आया है, आगे आप इसको रैशनलाइजिंग कर सकते हो। तो देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके ट्राइंगल की सभी साइड्स निकाल दी, बस हमें एक साइड गिवन थी और बाकी जो 2 मिसिंग थी दोनों निकाल दी। ठीक है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम कहां आती है बच्चों को? बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये जो आपने डायग्राम बना दिया राइट ट्राइंगल, ये स्टेटमेंट पढ़ के कैसे बनाना है? कई बार कंफ्यूजन होती है, काइट उड़ रही है, बच्चा खड़ा है, हवा चली, काइट आगे चली गई है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि कैसे हम उसको समझते हुए डायग्राम में कन्वर्ट करें। तो मैं भाई सिखा दूंगा सारी चीजें, डोंट वरी। ओके, तो ये तो बच्चे हो गया एक बेसिक क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर आप राइट ट्राइंगल की कंप्लीट साइड नहीं पता आपको। स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे डायग्राम ऑटोमेटिकली वैसे बनेगी। अभी मैं फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए खुद से एग्जांपल सेट कर रहा हूं। देखो यहां पर एक राइट ट्राइंगल थी और ग्राउंड पे अभी 1 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट है। मानो एक पॉइंट आपका P आ गया, दूसरा Q आ गया। पहले आप एक ही पॉइंट से ऊपर देख रहे थे, एलिवेशन बना रहे थे, अब P से भी देख रहे हो। तो यहां पर 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहे हैं दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। एक एंगल आपका ये बन रहा है, अब मान लो इसको 30 डिग्री और दूसरा मान लो 60 डिग्री। तो जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास जाते हैं ना, एंगल बड़ा बनता जाता है। तो जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। आप अब मानो 30 की जगह आप 60 लिख दोगे और 60 की जगह आप 30 लिख दोगे इस डायग्राम में, तो वैसे ही वो डायग्राम गलत दिख रही है हमें, क्योंकि जैसे जैसे आप टावर जब बिल्डिंग के नजदीक जाते हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है। तो इट इज ऑब्वियस जो 60 डिग्री है वो P की पोजीशन पर आएगा और जो 30 डिग्री है वो Q की पोजीशन पर आएगा। 30 छोटा होता है भाई 60 डिग्री से। बस ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी, कॉमन सेंस होती है। ठीक है, चलिए डायग्राम मैंने बना दी। अब यहां पर हम जो सिचुएशन लेंगे उसमें ये लेंगे कि हमें PQ का लेंथ पता है, बस PQ का लेंथ पता है हमें। अब मानो इसको 10 सेंटीमीटर 10 मीटर रख लो, PQ का लेंथ पता है हमें 10 मीटर। अब ये जो PQ है ना, इसके अंदर ये जो PQ मतलब किसी राइट ट्राइंगल की साइड नहीं है ये। ये हो गया एक स्पेशल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन के अंदर 2 राइट ट्राइंगल हैं, एक देखो ABP, एक ये राइट ट्राइंगल है और दूसरी जो राइट ट्राइंगल है वो ABQ है। फर्स्ट जो छोटी वाली राइट ट्राइंगल है, देखो इसमें इसकी साइड ही नहीं पता, कोई भी साइड नहीं पता आपको कंप्लीट, ना AB का लेंथ पता है, ना BP का लेंथ पता है, ना AP का लेंथ पता है, नहीं पता। दूसरी राइट ट्राइंगल देखो ABQ, ABQ में भी इसकी कंप्लीट साइड आपको नहीं पता है। ABQ में जाओगे देखो AQ यू डोंट नो, AB यू डोंट नो, BQ यू डोंट नो। तो 20% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ऐसे मिलेंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां जो PQ आपको दे रखा है ना 10 मीटर, इट इज जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q, और ये किसी राइट ट्राइंगल की साइड नहीं, बस ये समझो आप। और हमें क्वेश्चन दे दिया गया बिल्डिंग की हाइट फाइंड करो।
या फिर बीपी फाइंड करो, या फिर हाइपोटेन्यूज फाइंड करो। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशो इसमें तो अभी आप फिलहाल 10th में अप्लाई कर नहीं सकते कि कैसे अप्लाई करें इस ट्राइंगल में। तो यहां पर इसमें क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको चलना है। दोनों राइट ट्राइंगल के अंदर रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई कर दो, जो भी यहां पर अप्लाई हो रही है। मानो आपको एच फाइंड करना और बेस में कुछ गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, तो टैन दोनों राइट ट्राइंगल के अंदर अप्लाई कर दो, टैन रेशो। मैं अप्लाई करके बता रहा हूं, देखो पहले छोटी वाली ट्राइंगल ले लेते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दोनों राइट ट्राइंगल लेनी ही पड़ती हैं। दोनों राइट ट्राइंगल लेके वहां से कुछ इक्वेशंस बनती हैं, उनको सॉल्व करना होता है। बीपी को एक्स मान लेते हैं, तो ए बी पी छोटी ट्राइंगल में मैं यहां पे टैन रेशो अप्लाई कर रहा हूं, और टैन एंगल है हमारा 60 डिग्री। तो टैन 60 डिग्री का डेफिनेशन, टैन थीटा का डेफिनेशन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां बैठेगा h बाई एक्स, और टैन 60 का वैल्यू √3 h बाई एक्स। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू विल गेट h इज इक्वल टू √3x। ठीक है, नंबर 1। अब यहां पे ना ही आपको h मिला एग्जैक्ट उसका वैल्यू, ना ही आपको x का वैल्यू मिला। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि इक्वेशन बन जाएगी, चाहे आप छोटी ट्राइंगल लो, राइट ट्राइंगल हो, चाहे बड़ी वाली लो, इक्वेशन बन के रह जाएगा, वो बन गई। अब दूसरी राइट ट्राइंगल लेनी है ना, उसमें भी आपको ऐसे ही कोई इक्वेशन बननी है, दोनों को आपस में सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो, दैट इज योर चॉइस। ओके डियर, तो देखें यहां पर इधर करके बता रहा हूं। अब जो सेकंड राइट ट्राइंगल है वो है ए बी क्यू, ए बी क्यू, ए बी क्यू। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी क्यू, फिर से टैन और एंगल आपका 30 डिग्री, अपोजिट साइड एच है हमारी, परपेंडिकुलर एच है, और जो बेस है, बेस देखो क्या है, बेस आपका पूरा बी क्यू, बी क्यू, बेस कौन है, बी क्यू। टैन 30 का वैल्यू सर 1/√3, एच तो हमें फाइंड करना है। बी क्यू दो पार्ट्स का बना हुआ है, एक आपका बीपी जिसका लेंथ हमने x मान लिया, और एक आपका है PQ जिसका लेंथ हमें गिवन है 10। तो अब आप BQ को लिख सकते हो x + 10, बस यही करना है यार इस टाइप के क्वेश्चन में, इट इज x + 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसमें भी, तो यहां पे आएगा h√3, ठीक है, इक्वल टू x + 10। आपको फाइंड क्या करना है, x को एलिमिनेट कर दो। अब जो फर्स्ट इक्वेशन आपने बनाई थी, यहां से आप x को फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो आपका x है वो आपके पास आ जाएगा h/√3। ये x का वैल्यू आप सेकंड में डाल दो, h/√3, x की जगह h/√3, दैट्स ऑल। अब यहां पर आपका ये क्वेश्चन बन गया क्लास 6th का। सिंप्लीफाई करना, आपको h फाइंड करना है, दैट्स ऑल। बस 20% क्वेश्चन इस टाइप के हैं, इससे डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। यही मैक्सिमम लेवल है एनसीईआरटी का, इससे बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं बैठेगा। ठीक है, चलो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो। देखो √3 एलसीएम आ गया, h 10√3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको इधर कर रहे हैं तो √3 3 हो जाएगा, 3h, हियर इज h + 10√3, राइट। इस h को उधर ले जाओ तो 2h बचेगा, इक्वल टू 10√3, एंड व्हाट इज h, इट इज 5√3 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गया 5√3। आता है समझ मेरे बच्चे? अगर आपको ये दो एग्जाम्पल्स समझ में आ गई हैं तो समझो भाई एनसीईआरटी वाला तो काम हो गया। आप सभी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन उसके अंदर ऐसे हैं कि स्पीड वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट है, वो आपको दिक्कत कर सकता है। अदरवाइज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ है तो स्टेटमेंट से अगर आप डायग्राम बना लेते हो, सभी क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे। बट यू डोंट वरी, मैं हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 सभी एग्जाम्पल्स करेंगे पहले। ठीक है, हर एक चैप्टर को मैं ऐसे कराऊंगा। एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स है मैं सारी एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद जो एक्सरसाइज है, कितने क्वेश्चंस है छोटे छोटे पार्ट्स में, वो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो आज से हमने शुरुआत कर दी है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, सफिशिएंट है 2 एग्जाम्पल्स। ठीक है, इतने ही अभी रखो, आप इनके नोट्स बना लो, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन क्या है उसको अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट रेडी हो जाओ आप एग्जाम्पल्स के लिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर टर्म 2 सिलेबस। थैंक यू बच्चे।